हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में। ठीक है, कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब हमने देखी थी, वर्ब होती है एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक देखी थी हमने मेन वर्ब। ठीक है, इसमें हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अलोन सिंगल नहीं आती है। ठीक है, जबकि मेन वर्ब जो है अकेली आ जाती है। ओके, एक बात हमने ये देखी थी। फिर इसके अलावा हमने देखी थी हेल्पिंग वर्ब देखी थी कुछ, बी, डू और हैव। ठीक है, तो बी के हमने देखा था इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। डू का डज, डू और डिड। हैव का हैव, हैज़ और हैड। ठीक है, ये देखी थी हमने। फिर उसके बाद हमने देखी थी मॉडल वर्ब्स। ठीक है, जिसमें हमने कैन, कुड, शुड, विल, शैल एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, मेन वर्ब देखी थी। उसके बाद हमने कुछ उसके अलावा वर्ब की, मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स देखी थी। ओके, 5 फॉर्म, जिनमें से V1, V2, V3, V4 और V5 थी। V1 जिसे प्लूरल फॉर्म भी बोला था हमने। ठीक है, प्रेजेंट में यूज़ होती थी और बेस फॉर्म भी बोला था। ओके, V2 पास्ट में यूज़ होती है, V3 परफेक्ट में यूज़ होती है और आप वॉइस में देखोगे इसको। ठीक है, V4 हमने बात की थी V1 प्लस ING के बारे में। ठीक है, यही देखा था हमने कि V1 के साथ ING जोड़ दिया जाए तो V4 बन जाती है। इसको हमने बोला था कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, फिर हमने देखी थी V5 परफेक्ट फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी होती है। तो आज का टॉपिक रहेगा वी, डू और हैव के ऊपर। इनका यूज़ देखेंगे हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज या फिर आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और जिनमें से कौन सी प्राइमरी वाली की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी कौन सी होती थी, हमने देखा था बी, डू और हैव जो है प्राइमरी होती है। ठीक है, तो बी वर्ब के बारे में हम देखते हैं। तो बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है, तो ये फॉर्म थी बी की। तो इज जो है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की है। इज जो है सिंगुलर फॉर्म है। एम जो है आई के साथ यूज होता है। ओके, और आर जो है प्लूरल फॉर्म है। ये तीनों ही आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, प्रेजेंट टेंस, जो भी हो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसमें आपको ये तीनों देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है वॉज और वर। ठीक है, वॉज जो है हमने बात की थी, ये V2 है, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, V2 की सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। ओके, यहाँ पर लिखा भी है नीचे। ठीक है, तो ये पास्ट में यूज़ होती है, V2 है, ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, फिर इसके बाद है बीइंग। बीइंग की बात की थी, V4 है। ठीक है, आपको वॉइस में देखने को मिलेगी। एक और बात हमने की थी, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, B1 प्लस ING, बी प्लस ING। ठीक है, तो इज, एम, आर इन सभी की बी बेस फॉर्म क्या है, बी है। B1 क्या है, बी है। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बी, वॉज, बीन। ठीक है, इसे V1 बोलते हैं, V2 बोलते हैं और ये V3 हो गई। ओके, तो B1 को हमने बात की थी कि बेस फॉर्म किसे बोलते हैं, B1 को बोलते हैं। लास्ट में रहा बीन।
जो कि B3 है, और हम परफेक्ट में इसका यूज़ देखेंगे या फिर वॉइस में इसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे? तो सबसे पहले हम छोटा सा आइडिया लेते हैं इनके बारे में, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। वॉइस की बात बाद में करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट एटसेट्रा इनकी बात हम टेंस में करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो B1 प्लस ING को ही हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला था। ठीक है, का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट बनाते हैं, ये दोनों जो हैं वो पास्ट बनाते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट बनाते हैं और ये पास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी रहा ये जो है, ये बच गया आपका कॉन्टिन्यूस। ओके, तो जो भी हमें चाहिए होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना होगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना होगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, कैसे? तो एक और बात हमने की थी जो ध्यान रखने वाली है, दोबारा बता रहा हूँ, कि नाउन के साथ एस लगने पर वो प्लूरल बनता है और वर्ब के साथ एस लगने पर वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर शी सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज टीचिंग मी। ओके, तो ये हमने क्या बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका ज़्यादा आइडिया आपको टेंस में लगेगा कि टेंस क्या बोल रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। फिलहाल इसका यूज़ देखो कि क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है। ही वॉज लर्निंग म्यूज़िक, तो ये हमने बना दिया प्रेजेंट, ये बना दिया पास्ट, क्योंकि V2 यूज़ हुई है तो ये पास्ट बन गया, और कॉन्टिन्यूस ये बता दिया हमने, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, दे प्लूरल है तो इसके लिए वर आ गया प्लूरल। ओके, तो इसके साथ ING हमने यूज़ कर दिया है, तो B1 के साथ हमने ING जोड़ दिया तो V4 बना दिया इसने, वेल। ओके, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में इनका यूज़ होता है। इसके बाद है सेकंड, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो हमने बात की थी पैसिव वॉइस की। तो एक बात अगर आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस के बारे में, तो ये ऐसे लिख लेना कि B प्लस B1 ING इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस। ओके, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखना, जहाँ भी ये आएगा तो समझ जाना कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। बी की कौन सी फॉर्म हुई है यूज़, ये आपने देखना है। इज, एम, आर यूज़ हुई है तो प्रेजेंट है, वॉज, वर अगर यूज़ हुई है तो वो पास्ट है। ठीक है, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट। दूसरा है यहाँ पर वॉइस के बारे में बात की, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखना उसमें आता है B प्लस B3 इक्वल टू पैसिव वॉइस। ओके, तो देखते हैं कैसे यूज़ हुआ है। ही इज़ अनॉयड विद मी, तो यहाँ पर इज़ आया है और उसके साथ V3 आई हुई है, तो यहाँ पर इज़ B की फॉर्म आई हुई है और V3 का यूज़ किया गया है, तो क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर V के साथ प्लूरल है तो वर्ड का यूज़ हुआ है, आपको पता है B की फॉर्म है और ये इंसल्टेड V3 आया हुआ। ठीक है, ये कभी भी आपने V2 नहीं लेना है। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में आए तो ये हमेशा ही V3 रहती है, ये हमेशा ही V3 ही यूज़ होगी, यहाँ पर V2 यूज़ नहीं होगी। हो सकता है बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो V2 और V3 दोनों केस में सेम रहती है, पर ये जो फॉर्मेशन है ये B प्लस V3 का है। ओके, फिर इसके बाद है तीसरा, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का याद रखना, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस V1 जो है इन्फिनेटिव होता है, का प्रयोग कर भविष्य से जुड़ी किसी क्रिया या योजना को व्यक्त किया जाता है। ये फ्यूचर भी बताते हैं हमें। ठीक है, जब भी आप इसको ऐसे लिखोगे B प्लस 2 प्लस B1,
ओके, इस फॉर्मेशन में जब आप इसको लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के बारे में बात करता है। कैसे? ही इज़ टू लीव फॉर मुंबई टुमारो। टुमारो आपको पता है फ्यूचर है, तो इज़ टू लीव ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, फ्यूचर टेंस के बारे में भी ये यूज़ होता है। एक्चुअल में ये टेंस जो है प्रेजेंट का है, पर इसको रिलेट कर रहे हैं हम फ्यूचर के साथ। ओके, जैसे दे आर टू होल्ड। ठीक है, तो आपको पता है बी की फॉर्म आई है, प्लस टू आया हुआ है, प्लस बी वन आया है, तो ये जो है ये क्या बनता है? इन्फिनेटिव बनता है। ठीक है, इसको याद रखना है, क्या है? इन्फिनेटिव। ओके, जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे देखेंगे वहाँ पर कैसे आते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, कहाँ पर इन्फिनेटिव आता है, कहाँ पर पेयर इन्फिनेटिव आता है। पर ये छोटा सा आइडिया है, इसको आपने याद रखने की कोशिश करना है कि ये क्या बनाते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बात करता है। ठीक है, फ्यूचर। ओके, फिर इसके बाद है इज एम आर वॉज वर्ड प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा बने वाक्यों से आदेश, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन का भी भाव व्यक्त होता है। इन वाक्यों में रचना का वही अर्थ होता है जो मस्ट और हैज़ टू और हैव टू से बने वाक्यों का अर्थ होता है। इनका सेम ही मतलब होता है। मतलब कहना ये चाहता है कि इनसे बने जो वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उनका मतलब ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के भाव पैदा करता है। ये वही सेम मतलब देते हैं जो मस्ट और हैज़ टू देते हैं। ठीक है, या तो आप हैज़ टू यूज़ कर लो, हैव टू यूज़ कर लो। आपको पता है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ होगा। ओके, जैसे यू आर टू एड्रेस अ मीटिंग टूडे। बोलने का मतलब है कि तुम्हें करनी चाहिए। चाहिए का मतलब ये है कि करनी पड़ेगी। ऐसा समझ लो कि ऑर्डर दिया है किसी ने, यू आर टू एड्रेस अ मीटिंग टुडे, कि तुम करोगे, आज की मीटिंग जो है तुम ही एड्रेस करोगे। तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, यू मस्ट एड्रेस अ मीटिंग टुडे। ठीक है, तो आप ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, सेम ही मतलब दोनों का निकल रहा है। या फिर आप बोल सकते हो यू हैव टू एड्रेस अ मीटिंग टुडे। तो तीनों तरीक़ों से आप इसको बोल सकते हो। इससे हमें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन का पता लगता है। ओके, फिर अगला है ही इज़ टू साइन। तो इज़ टू साइन द डॉक्यूमेंट, तो ही मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट, उसको करना चाहिए। आप मस्ट यूज़ कर सकते हो इस जगह पर। अगर मस्ट का भाव आ रहा है तो मतलब वो कर ही रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो हैव टू और हैज़ टू ये दोनों ऐसी चीज़ें बताते हैं जो मस्ट बताता है, और मस्ट वही सेम चीज़ बताता है जो बी प्लस इन्फिनेटिव बताता है। ठीक है, किया ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर दिया जा रहा है आपको कि आपको करना ही पड़ेगा। ओके, जैसे अगला है यू आर टू वेट हेयर, तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आता। ठीक है, कि यहाँ पर वेट करो जब तक मैं नहीं आता। ओके, इंस्ट्रक्शन दे दी गई है आपको कि यहाँ पर वेट करना जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, या फिर यू मस्ट वेट हेयर अनटिल आई कम बैक। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है यू आर टू कंसल्ट द लॉयर इन द इवनिंग। ठीक है, तो आपको भी पता है बी प्लस टू प्लस बी वन। ठीक है, किसका भाव दे रहे हैं? मस्ट का, और वो क्या होता है? ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट नोट में इसको ऐड कर सकते हो कि इसका जो है मतलब क्या निकलता है? ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन का मतलब निकलता है। ठीक है, इसके अगला है फिफ्थ, वॉज वर के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन का प्रयोग हुआ हो तो उससे यह भाव निकलता है कि क्रिया का भूतकाल में होना तय हुआ था। मतलब कोई काम जो है वो पास्ट में होना था, लेकिन वो क्रिया हुई या नहीं, इस संबंध में वक्ता जो बोलने वाला है
को कोई निश्चित जानकारी नहीं है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है कि ये काम हो चुका है या नहीं हुआ है, पर इसका जो टाइम पीरियड था वो भूतकाल का ही था, पास्ट का ही था। ठीक है, ही वॉज टू कम टुडे, मतलब उसको यहाँ आना था आज। अब उसको नहीं पता कि वो आया है नहीं आया है। ठीक है, ही वॉज टू कम टुडे। ठीक है, इसका ये मतलब निकलता है कि वक्ता को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो आया है या नहीं आया है। जैसे अगला है, दे वर टू मीट मी एट 9 दिस मॉर्निंग। ओके, मतलब वो 9 बजे मुझसे मिलने वाले थे, पर अभी तक मिले नहीं मिले कोई आइडिया नहीं। निश्चित है कि कोई निश्चित जानकारी नहीं है, उनको मिलना था पर वो नहीं मिले। क्यों? बोला था उन्होंने कि 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, द डॉक्टर वॉज टू कॉल मी दिस आफ्टरनून। डॉक्टर ने कहा था कि इस आफ्टरनून के बाद वो मुझे कॉल करेंगे। अभी कोई जानकारी नहीं है कि कॉल कब आएगी, आई है नहीं आई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है कि भूतकाल में कोई चीज़ होनी थी पर अभी तक उसका कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव के प्रयोग से यह बोध होता है कि कोई कार्य निकट, भविष्य, इमीडिएट फ्यूचर, मतलब ये प्रेजेंट है ऐसा समझ लो। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, और ये अभी चल रहा है। तो निकट भविष्य में मतलब कहीं यहाँ जैसे। ठीक है, में होना तय हुआ है या होने वाला है, मतलब या तो कोई चीज़ होने वाली है या जल्दी ही हो जाएगी, मतलब 1 मिनट के बाद ऐसा समझ लो। ठीक है, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। ठीक है, निकट तो सबसे पहले यही आएंगे, तो ऐसा समझ लो निकट भविष्य में हो रहा है। जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस जाने वाला ही हूँ। ओके, जाने वाला ही हो सकता है 5 मिनट में चला जाए, हो सकता है 1 मिनट में चला जाए। ठीक है, या फिर लास्ट वही बात है कि मैं बस जा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब बनता है इसका क्या, बी प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1। ठीक है, आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस जाने वाला ही हूँ। जैसे दे आर अबाउट टू रीच द ऑफिस, पहुँचने वाले ही हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, निकट भविष्य में पहुँच जाएंगे। ठीक है, निकट जल्दी ही, 5 मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का। सी इज़ अबाउट टू स्टार्ट सिंगिंग, तो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, आपको पता है क्या है, बी आया है प्लस अबाउट है प्लस टू है प्लस V1 है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, नियर फ्यूचर। ठीक है, जल्दी ही, तो ये फ्यूचर के बारे में बताता है हमें। ठीक है, इसके बाद है बी एज प्रिंसिपल वर्ब। अभी तक हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जैसे मेन वर्ब क्या थी यहाँ पर, सिंगिंग, टू रीच, पहुँचना। ठीक है, तो ये थी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की ज़रूरत होती है, पर मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है या नहीं है वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। ओके, तो बी कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। तो अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, अब हम मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं कि कैसे मेन वर्ब होती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग नंबर, हाइट, वेट, साइज, एज, color, feeling, state, condition, weather condition, ठीक है, इसको एक ही मानना, वेदर कंडीशन। ओके, एग्जिस्टेंस, रिक्वेस्ट, कमांड, ब्लेसिंग एटसेट्रा को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बताता है हमें। कोई भी चीज़ है, किसी नंबर के बारे में आपने बताना है, किसी की हाइट बतानी है, वेट बताना है, साइज बताना है, कलर बताना है, कोई स्टेट बतानी है, कंडीशन बतानी है। ठीक है, या फिर एग्जिस्टेंस बताना है, किसी का होना, कोई है, कोई चीज़ है, उसके बारे में
जब हम बताते हैं तो बी का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ दी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ द वॉल, तो व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ द वॉल, या आप क्या पूछ रहे हो हाइट के बारे में, नंबर, आपको आंसर किस में मिलेगा, नंबर में मिलेगा, ठीक है, वेट नंबर में मिलेगा, साइज नंबर में मिलेगा। तो जब भी नंबर में आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि वो इसमें या फिर बी की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो नंबर में जब आंसर मिल जाए तो उसमें बी का यूज़ करना है। ओके, ही इज़ वेरी फैट, कंडीशन स्टेट बता रहे हैं आप। ओके, किसी की स्टेट वो बहुत मोटा है, ही इज़ हैप्पी, आप अपनी फीलिंग बताते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो हिंदी में खुशी बता रहे हो, ठीक है, फीलिंग क्या है वो हैप्पी है, हैप्पी क्या है फीलिंग है। आई एम 80 किलोस, तो क्या है स्टेट है, ठीक है 80 किलो। आई एम हंग्री नाउ, क्या है अभी मैं भूखा हूँ, स्टेट है भूखा है। देर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, 20 स्टूडेंट है तो आर, तो इन सभी चीज़ों में किसका यूज़ किया जाता है, बी का यूज़ किया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, वैसे तो आपको बी का यूज़ कॉन्टिन्यूस में देखने को मिलेगा, अगर ये फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन है तो कॉन्टिन्यूस टेंस से, अगर सिर्फ और सिर्फ बी आया हुआ है, ओके, तो उस केस में ये बन जाता है परफेक्ट, सॉरी इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, इसमें ये कॉन्टिन्यूस रहेगा और इसमें ये इंडेफिनिट बन जाता है, ठीक है। अगर अकेला आया हुआ है तो इट इज़ जनवरी 27, इट इज़ 10 o'clock, द गंगा इज अ रिवर हैपनिंग, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आप, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें बी का यूज़ करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो किसी को ब्लेसिंग देनी है, कमांड देनी है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, बी काइंड टू हिम, बी हैप्पी खुश रहो, बी ब्लेस्ड विद द सन, तो इसमें बी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आपने जब भी कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो है एग्जिस्टेंस है उसका, ठीक है, तो आप बी का यूज़ करेंगे, ओके, चाहे वो कंडीशन हो स्टेट हो, किसी की स्टेट और कंडीशन के बारे में बी हमें बताता है। फिर इसके बाद है हैव वर्ब के बारे में, ठीक है। तो हैज़ एज अ या हैव एज अ प्राइमरी वर्ब, तो सबसे पहले प्राइमरी वर्ब के बारे में बात करते हैं, या फिर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैव का आपको पता है कि ये 4 फॉर्म्स होती हैं, हैज़ सिंगुलर फॉर्म है, या आपकी B1 है, या फिर आप बोल दो बेस फॉर्म है, ठीक है, इसी की हमने बात की, B1 है बेस फॉर्म में, प्लूरल में भी यही रहती है, पास्ट हो गया V2 होगी, ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। और हैविंग आपको पता है V1 के साथ ing लग गया है, तो हैविंग बन गया है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। और V3 इसकी सेम रहती है V2 की तरह ही, V3 रहती है हैड, ये परफेक्ट फॉर्म भी यही रहती है, ओके। तो सबसे पहले है प्लस V3, अभी हमने बात की थी कि परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट की चीज़ें हैं दोनों, ठीक है, इससे हमें प्रेजेंट पता लगता है, ठीक है। प्रेजेंट कौन बताता है हमें, V1, V2 क्या बताता है, पास्ट बताता है, V3 क्या बताता है, परफेक्ट बताता है, या फिर हम वॉइस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लस V3 आपको परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है, देखते हैं कैसे आता है। होता है तो हैड प्लस 3 का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, वाक्य की संरचना का प्रयोग कार्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए होता है, जब कार्य पूरा हो चुका हो, कार्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव मेड इट, मैंने कर दिखाया, मतलब आपने जो है कोई काम कर दिया, ठीक है, तो कार्य पूर्ण हो गया आपका,
तो आप हैव प्लस V3 की फॉर्म में बताते हैं। आपको ये पता है, एक छोटी सी बात याद रखना, जब चुका वाली सेंस आती है ना कि कोई काम हो चुका है, कर लिया, कोई काम कर लिया, तो चुका वाली सेंस जब भी आती है तो उस सेंस में परफेक्ट टेंस आता है, और परफेक्ट टेंस जब भी आता है तो आपको पता है हैव प्लस V3 का यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, परफेक्ट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब हैव की सिंगुलर फॉर्म होगी, ये आपने देखना है, प्लूरल फॉर्म होगी, ये भी आपने देखना है कि कौन सी फॉर्म है, या फिर हो सकता है हैव की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की जाए जो कि हमें पास्ट बताता है। ये दोनों तो प्रेजेंट बता रहे हैं, B1 फॉर्म है, ठीक है, ये हमें पास्ट बताएगा। ओके, बाकी फ्यूचर हम जब टेंस पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कैसे शैल और विल हमें फ्यूचर बताते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखो। तो यहाँ पर था आई हैव मेड इट, मैंने कर लिया, कोई काम पूर्ण कर लिया, उसके लिए यूज़ किया। सी हैड डन इट, उसने वो काम कर लिया। आई हैड लॉस्ट द गेम, मैं हार गया। ठीक है, तो हैड लॉस्ट। यू हैड प्लेड वेल, तो आपको पता है V2 यूज़ हुई है, पास्ट बता रहा है V2। ठीक है, V3 आई हुई है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद है मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। ये हमें बताता है मॉडल ऑक्सिलरी के परफेक्ट एस्पेक्ट को निर्माण करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, मॉडल वर्ब आई हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि विल आया है या फिर शैल होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, मॉडल वर्ब में दोनों नहीं। प्लस हैव प्लस V3, ये हमें बताता है किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, किसके बारे में बताता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ये हमें फ्यूचर बताएगा, ये हमें फ्यूचर बताता है, और ये परफेक्ट बताता है। ठीक है, हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो हमने कल भी बात की थी, कि मॉडल वर्ब जो है अपने साथ B1 लेती है, या फिर बोल लो बेस फॉर्म लेती है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब देख रहे हो आप, इसके साथ बेस फॉर्म आई हुई है हैव। ओके, ये कभी भी यहाँ पर V2 नहीं आता। ठीक है, आपको एरर दिया जाता है एग्ज़ाम में, V2 दे दिया जाएगा तो वो गलत होता है। तो मॉडल वर्ब प्लस V1 ही आता है, बेस फॉर्म ही आती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ही विल हैव रीच्ड देयर, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, विल हैव रीच्ड आपको पता है परफेक्ट बताता है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, शुड हैव डन, तो विल और शैल फ्यूचर बताते हैं। ओके, तो परफेक्ट एस्पेक्ट बताना हो हमें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब आई हुई है। यहाँ पर एक एडवाइस दे दी जा रही है, शुड जो है एडवाइस के बारे में बताता है, यू शुड हैव डन इट, यह तुम्हें करना चाहिए। ओके, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 के द्वारा हम यह भाव व्यक्त करते हैं कि काम स्वयं नहीं किया गया है बल्कि किसी और से करवाया गया है। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, अगर इस केस में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप काम नहीं कर रहे हो, आपने किसी और से करवाया है। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, माई हेयर और कट V3 यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बीच में रख दिया। तो जब भी आप ऐसे केस में यूज़ करोगे इसको, ठीक है, वैसे तो वर्ब यही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है, पर आपने किसी और से करवाया इसलिए हमने कट को इसके लास्ट में रख दिया। ओके,
ठीक है, तो ये केस क्या बन गया आपका, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। आई हैड हिम थ्रो हिम थ्रोन आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पर V3 यूज़ हुआ है, यहाँ पर हैव की फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट फॉर्म, ठीक है, V2 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपने नहीं किया, आपने किसी और से कोई काम करवाया है, इस केस में इसका यूज़ करते हैं। है प्लस टू प्लस वर्ब का प्रयोग, है प्लस टू प्लस वर्ब का प्रयोग, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, वही सेम बात है जो हमने ऊपर बात की थी मस्ट वाले में, ठीक है, सेम ही बात है कि वर्ब प्लस, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि ये बन गया इन्फिनेटिव, ओके, टू प्लस V1, ठीक है, सेम बात है जो मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन के बारे में, आपको ये करना चाहिए, होना चाहिए, सर्टेनिटी, नेसेसिटी ज़रूरी है, ठीक है, ऑर्डर बोल लो, ऑब्लिगेशन बोल लो, ठीक है, कोई व्यक्त करने के लिए होता है, मतलब ये होना ही चाहिए, ये चीज़ होनी ही चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भाव जो है प्लस इन्फिनेटिव हमें बताता है, तो हैव आया हुआ है टू डू, आपको पता है इन्फिनेटिव आया है, आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, ओके, यू हैव टू गो देयर एट वंस, he has to work for hours every day, ओके। तो जब भी हम है प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो वो हमें बताता है नेसेसिटी, सर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन, मतलब मस्ट वाला सेंस देता है, तो आप ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, दोनों ही बेहतर है, जो आपको याद रह जाए, ठीक है। फिर है अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशन में हैड का यूज़ कैसे करते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है अनरियल या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है जब हम हैड का यूज़ करते हैं इन्वर्जन में। इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन होता है आपका, ध्यान देना, नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्जन क्या होता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस में आप देखते हो कि सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अफर्मेटिव है, साधारण सेंटेंस है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में ये होता है। पर जब इन्वर्जन की बात करते हैं तो इन्वर्जन होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब है वो पहले आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। ये चीज़ आप दो केसों में देखोगे, ठीक है, इन्वर्जन वाला केस दो जगह यूज़ होता है, एक तो हम इसको इन्वर्जन बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन मार्क, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उस चीज़ में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। पर जब इन्वर्जन, आप बस इतना याद रख लो कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज़ करना इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हैड ही स्टडीड हार्ड, और इस सेंस में जब भी वो आएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, स्टडीड V3 है, वर्ब है, मेन वर्ब है, V3 बोल लूँ या मेन वर्ब बोल लूँ एक ही बात है, ठीक है, मेन वर्ब भी मैं बोल सकता हूँ। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। हार्ड, ही वुड हैव गॉट सम मार्क्स, तो इस सिचुएशन में जब भी ये इन्वर्जन वाले सिचुएशन में जब भी यूज़ होगा, ये किसकी सेंस देगा, इफ़ का अर्थ रखेगा, इफ़ यानी कि यदि ऐसा होता तो ये हो जाता, ठीक है। जब भी आप ऐसे वाक्य बोलते हैं, ठीक है, यदि वाले, तो उस सिचुएशन में आप या तो इफ़ की सेंस में बोल लो, ठीक है, इफ़ की सेंस में बोल लो, ओके, या फिर आप इन्वर्जन का यूज़ कर लो, ओके, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ सही है, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो और ऐसे भी इसको बोल सकते हो। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, अगर वह, यदि वह अच्छे से पढ़ा होता, ठीक है, मेहनत की होती अच्छे से, तो ही वुड हैव गॉट सम मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते, ठीक है, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, इस वाली सेंस में इन्वर्जन का यूज़ कर सकते हो, या फिर इफ़ के साथ जो है सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, ओके। जब हम
हाइपोथेटिकल कंडीशन देखेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रख लो कि इन्वर्जन क्या होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है और क्या ये मीनिंग रखता है, बस इतनी सी बात है। तो ये इसका मीनिंग रखता है जब भी ये इन्वर्जन के केस में आता है, और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। तो हैड शी रीच्ड ऑन टाइम शी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो ये क्या मतलब दे रहा है, इफ़ वाला मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला मीनिंग रख रहा है, ओके। तो इफ़ शी हैड रीच्ड ऑन टाइम, यदि वह टाइम पे पहुंच गई होती तो शी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो दोनों ही चीज़ें सही है, आप चाहे ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोल लो, ठीक है। पर आपको समझाना था इन्वर्जन क्या होता है, तो आपको पता लग गया। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, फिर जो है मेन वर्ब रहती है, जहाँ पर लास्ट में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, ओके। फिर है हैज़ हैव एज अ मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जब हैव होगी तो उसका क्या मीनिंग रहता है, तो हैव हैज़ हैड का प्रयोग पोजेशन, किसी चीज़ का होने के बारे में, आपके पास वो चीज़ है, होना। हैव क्या बताता है, होना, किस चीज़ के, पोजेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, सफरेंस के बारे में, इन्जॉयमेंट के बारे में, इंक्लाइनेशन, लिंकिंग, एक्सपीरियंस, रिसीविंग एट्सेट्रा आदि को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ ब्यूटीफुल हॉर्स, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा है, ठीक है। तो हैव क्या बता रहा है, होना, क्या है, ब्यूटीफुल हॉर्स है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ओके। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब कब होगा, हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब ये हैव के साथ V3 आएगा, यानी कि आगे मेन वर्ब होगी, उस केस में ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव अ ब्यूटीफुल हॉर्स, ही हैज़ टू सन, उसके दो बेटे हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ फन, तो मैंने बहुत मज़े किए, ओके। आई हैड अ बैड हेडेक, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सफरेंस बता रहा है, इन्जॉयमेंट बता रहा है, ये इन्जॉयमेंट का केस हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप का केस हो गया, ये सफरेंस, किसी चीज़ बुरी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। सी हैज़ नो लव फॉर मी, तो रिसीविंग कोई भी नहीं है, ठीक है। इंक्लाइनेशन बोल सकते हो या लिंकिंग बोल सकते हो कि कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, कोई झुकाव नहीं है उसके लिए, ओके। तो उस केस में आप हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना बी का मतलब होना होता है और हैव का मतलब भी होना होता है। जैसे मैं बोल दूं, एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं मैं, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, आई एम अ पेन, आई हैव अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। अगर इन चारों सेंटेंस का डिफरेंस अगर आप समझ आ गया तो आपको एम और बी सॉरी हैव और बी के बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये सही है। आई एम अ पेन, मैं पेन नहीं हूँ, ठीक है, ये गलत है। आई हैव अ डॉक्टर, मेरा एक डॉक्टर है या मेरे पास एक डॉक्टर है, ये इसका मीनिंग हो गया। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। जब आपके पास कोई चीज़ है तो हैव, जब आप खुद हो तो बी, ठीक है। यही हैव और बी का डिफरेंस है। इसके बाद है हैव का प्रयोग ईट, ड्रिंक, एंजॉय, सी, टेक, एक्सपीरियंस, हैव फन एट्सेट्रा के अर्थ में भी होता है। जैसे हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, कॉफ़ी, हैव टी, हैव अ मील, हैव अ ड्रिंक। तो आप जब भी कोई बात बोलनी हो, इन कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, तो उस केस में हैव का यूज़ किया जाता है। या फिर इंजॉय कर रहे हो
या सी टेक ए एक्सपीरियंस या हैपन, जैसे हैव अ बाथ, हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम। तो आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, कोई अच्छा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे, तो उस एक्सपीरियंस को कैसे हैव के साथ यूज़ करते हैं। हैव के साथ आपने बताना है हैव अ हॉलीडे, अ गुड डे, ठीक है, हैव अ गुड डे, अच्छा दिन जाए आपका। हैव अ टॉक, अ वॉक, अ क्वारल, अ फाइट, ठीक है, तो आपने हैव के साथ इसको यूज़ करना है। इसके बाद है हैविंग। आपको पता है ये V1 प्लस ING यूज़ हुआ है, जो कि V4 है, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो आप यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रोग्रेसिव। इसी का ही नाम प्रोग्रेसिव भी है, इसी को ही कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है। जैसे वी आर हैविंग लंच, तो हैविंग का यूज़ हुआ है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो वी आर हैविंग, हम लंच कर रहे हैं। बाकी का हम जब टेंस पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे क्या है। तो हैविंग का यूज़ किस में होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ING आपको पता है V4 क्या बताता है, कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है, ठीक है। दे आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, तो आर हैविंग यहाँ पर देख रहे हो कि हैविंग का यूज़ किया गया है, तो वो कल पार्टी कर रहे हैं। आई एम हैविंग योगा राइट नाउ, मैं योगा कर रहा हूँ, ओके। तो हैविंग का प्रयोग पोजेशन को दर्शाने के लिए नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पोजेशन नहीं बताते हम कभी भी, हैविंग के साथ पोजेशन नहीं बताते हैं। जैसे कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, हैविंग नहीं, या तो है या फिर नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि हो रही है या है रही है, ये गलत होता है, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित हैज़ अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, है का सेंस देंगे हम, या फिर डोंट, नॉट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हैज़ नॉट अ ग्रेट फैन फॉलोइंग। शी इज़ हैविंग टू विला इन गोवा, वह ले रही है, ऐसा नहीं है, उसके पास या तो है या फिर नहीं है, ठीक है। हैविंग तो पोजेशन का सेंस नहीं देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। आपने जब भी बताना है तो इसको किस में यूज़ करना है, यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करोगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है, कॉन्टिन्यूस में ये जो है गलत होता है, ओके। देखेंगे हम टेंस में कैसे जो है कॉन्टिन्यूस बनता है, कैसे इंडेफिनिट बनाया जाता है। इसके बाद है ऑल अबाउट डू वर्ब्स। तो डू के बारे में बात करते हैं। डू आपको पता है, डू की फॉर्म्स होती है डू, डज, डिड, डन और डूइंग। तो आपको पता है ये क्या है, V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ओके, ये V4 होगी और ये B5 होगी, ठीक है, सभी होगी बात। ये दोनों किस में यूज़ होंगी, प्रेजेंट में, ये आप पास्ट में यूज़ करोगे, ये परफेक्ट में, या फिर बोल लो वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप कॉन्टिन्यूस में, ओके। तो देखते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो डू, डज, डिड की सहायता से सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाया जाता है। ये जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस को, तो उस समय हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट बनाना है तो इन दोनों का यूज़ करेंगे हम, किस लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट बनाना है तो हम यूज़ करेंगे डिड का, ओके। तो आई डू नॉट लाइक टी, तो आपको पता है नॉट आया हुआ है, ठीक है, लाइक टी। तो आपको पता है एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना कि डू प्लस
V1 का यूज़ किया जाता है, जैसे मॉडल वर्ब प्लस V1 का यूज़ होता है, उसी तरह डू की कोई भी फॉर्म आ जाए उसके साथ V1 का यूज़ करना है। ये एरर में भी दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता है, आपको डू के साथ कुछ और ले लगा दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिड लगा दिया जाए और V2 लगा दिया जाए, तो ये दोनों गलत होते हैं, ठीक है। V2 नहीं आते, आपको पता है डिड V2 है, डू की V2 फॉर्म है, तो आगे जो है V1 ही आता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में क्वेश्चन भी देखेंगे, जब हम टेंस पढ़ेंगे उनके यूजेस देखेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। यहाँ पर आपको बस देखना है कि डू से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है तो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया है, मेन वर्ब है। तो एक और चीज़ जो हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस में वर्ब का और नॉट का, ये जो है एडवर्ब होता है, ठीक है। तो सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। तो पास्ट बताना है तो पास्ट का यूज़ करेंगे, ये आपका प्रेजेंट बन गया, ये आपका पास्ट बन गया, ठीक है। तो डू आपको पता है प्रेजेंट में यूज़ होता है, और डज जो है वो भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, और डिड जो है पास्ट में यूज़ होता है, ठीक है। ये हमने इंटेरोगेटिव बना लिए, ये हमने नॉट नेगेटिव बना लिए। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तब भी यही किया जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, डिड ही नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, क्वेश्चन मार्क भी आया है, इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब व सब्जेक्ट भी आया है, और नॉट का यूज़ भी हमने कर लिया। तो क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लिया। अगला है, यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हो तो, और यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो, वर्ब को जोरदार बनाने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमने, वैसे तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, या डिड का बोल लो, इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनके साथ अगर हमने इसको रिप्लेस करना है तो हम V1 का डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, या डिड के लिए हम V2 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को जोरदार, वजन हैवी बनाना है, इसको एम्फेसाइज करना है, इसको एम्फेटिक बनाना है इसको, तो उस केस में हम डू के साथ एम्फेटिक बना देते हैं, डू की फॉर्म के साथ एम्फेटिक बना देते हैं, ठीक है। जैसे यू स्पीक इंग्लिश, ये तो हो गया नॉर्मल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, यू स्पीक इंग्लिश, तुम स्पीक इंग्लिश बोलते हो, ओके। तो यू डू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या है, एम्फेसाइज दिया जाता है कि तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। ही डज नो यू, वो तुम्हें जानता है, ठीक है। अगर हम सिंपल बोलते हैं तो ही नो यू, जब हमने डज लगा दिया तो इसका मीनिंग कैसे चेंज होगा, वह तुम्हें जानता है, ठीक है। फीलिंग समझना है यहाँ पर, एक हो गया वह तुम्हें जानता है, दूसरा हो गया वह तुम्हें जानता है, ठीक है। तो आई डिड टेक पेन्स, तो ये हो गया, आप क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं किसी बात पे, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, डू का प्रयोग रिक्वेस्ट या इनविटेशन को भी एम्फेटिक एम्फेसाइज करने के अर्थ में, अर्थात इसे जोरदार, ज़्यादा स्वीकार करने योग्य बनाया जाता है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हैवी बनाना है, इसको वजन दे रहा है। डू टेक
केयर ऑफ हिम, ठीक है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, किसी रिक्वेस्ट या इनविटेशन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। डू हेल्प हर विद मनी, उस प्लीज़ कि उसके पैसे से उसकी मदद करना। ओके, डू स्पीक टू हिम कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हैवी बना रहे हैं हम, एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो डू के साथ जो है हम एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। तो एम्फेटिक सेंटेंस हम डू के साथ बनाते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नहीं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, वैसे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज या डू की कोई भी फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, पर एम्फेटिक में इसका यूज़ सही रहता है। ओके, डू एज अ मेन वर्ब, तो डू एज अ मेन वर्ब, तो डू, डज और डिड का अर्थ होता है करना, काम करना, कोई चीज़ परफॉर्म करना। जैसे आई डू इट, ही डज इट, आई डोंट डू इट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एक तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आप देख रहे हो यहाँ पर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डू क्या है, मेन वर्ब है। ओके, ये सही है, ये यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि डू जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है इस केस में। अब इस केस में बात करूँ तो यहाँ पर एक डू जो है पहले वाला वो हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आया हुआ है, फिर जो है मेन वर्ब है, लेकिन हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करना, इसका क्या मतलब होता है, करना। ओके, तो काम करना, आई डोंट डू इट। तो हमने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए हमने डू लगा दिया। फिर हम डू बता रहे हैं मेन वर्ब काम करने के लिए कि मैं यह नहीं करता हूँ। डू यू डू इट, तो इंटेरोगेटिव में भी पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चाहिए हमें क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो ही पता है आपको सिंगुलर है, तो एस वाली वर्ब जो है सिंगुलर होती है। ओके, तो डज का यूज़ किया, डज ही डू इट। इसके बाद है डूइंग, आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, किस में आती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। तो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट ऑफ टेंस बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, डूइंग का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम डूइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ पर एम आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर एम है, ये क्या है, बी की फॉर्म है, तो यहाँ पर प्लस B1 ING, ठीक है, ये आया हुआ है। तो ये क्या बना रहा है, कॉन्टिन्यूस बना रहा है। तो जब भी हमने कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हम यूज़ करते हैं B1 ING, यानी क्या बोल दो, डूइंग का यूज़ करने, काम करने के लिए। तो मतलब क्या बना, आई एम डूइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो काम करने के लिए हमने डू का यूज़ कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको पता है WH वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो मेन वर्ब पे डिपेंड करता है कि कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है हमने बात की है या इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है डूइंग के बाद, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक तो हमें यहाँ से पता लग गया कॉन्टिन्यूस है। आर हेल्पिंग वर्ब आया है इसके लिए, क्यों, क्योंकि B प्लस B1 ING आता है, ठीक है। व्हाट इज शी डूइंग टुमारो, तो ये सेम चीज़ है, इसके हिसाब से इज आया है और डूइंग यहाँ पर बात कर रहा है करने के लिए, काम करने के सेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। थोड़ा आइडिया हो गया आपको टेंस के बारे में भी, बाकी हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे किस वाक्य को हम कैसे बोलते हैं। तो डू, डज, डिड, डन का प्रयोग क्लीनिंग, वॉशिंग एंड अरेंजिंग, कोई चीज़ आपने
वॉश करनी है, साफ़ करनी है, आपने साफ़ कर ली है, तो उसके सेंस में भी होता है। जैसे आई हैव डन द डिशेस, तो डू का यूज़ किया गया है, डू की फॉर्म आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो डू की फॉर्म में, यहाँ पर हैव आया हुआ है। तो आई हैव डन द डिशेस बोलने का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है। यू विल डू द फ्लावर्स, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अरेंजिंग, ठीक है। बोलने का मतलब अरेंज कर लिए आपने फूल जो है, ओके। लेट मी डू योर हेयर, मुझे आपके बाल जो है अरेंज करने दो, सही करने दो। तो ये हमने देखा आज किसके बारे में, हमने देखा आज बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब। उसके बाद हमने हैव के बारे में देखा, हेल्पिंग वर्ब क्या कब होता है और कब ये जो है मेन वर्ब होता है, क्या इसका मीनिंग रहता है। वहीं हमने देखा डू एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो इनके यूजेस कैसे कैसे होते हैं, कैसे हम इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो ये होगी आपकी 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करते हैं, मैं आपका डाउट जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर।